सो अगेन हाय एवरीवन, दिस इज शशांक बाजपेयी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेसेस एंड सॉल्ट, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियो को देख लिया था और अब हम लोग अगला वीडियो देखते हैं। लाइव क्लास है, कमेंट करते रहिएगा और आपके कमेंट में आंसर देता रहूँगा। ठीक है, तो लाइव क्लास है इसलिए आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए, कमेंट आते ही रहने चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में जो आगे थ्योरी है वो क्या है, किस तरह है, उसे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या बताया जाता है? हम लोग को बताया जाता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस। जो एसिड होते हैं या जो बेसिस होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस। सॉल्यूशन, तो हमें क्या बताया जाता है? वी नो हाउ एसिड एंड बेसिस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और बेस। तो हमें पता है कि किस तरह कोई एसिड या बेस इंडिकेटर कैसे डिस्टिंग्विश करेगा किसी भी एसिड या बेस को। मतलब हमारे पास कोई एक इंडिकेटर है तो वो कैसे बताएगा कि जो सब्सटेंस हमें प्रोवाइड किया गया वो एसिड है या बेस। ठीक है, तो इसको क्या बताया जाएगा? वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयंस इन द सोल्यूशन। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे किसी भी सब्सटेंस का जो pH है या जो डाइल्यूशन है उसे कैसे डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट मतलब हमने उसमें क्या किया था, जो हमारे पास वाटर था उसमें हमने एसिड ऐड किया था। ठीक है, वाटर में हमने एसिड ऐड किया था, किस तरह? स्ट्रिंग की हेल्प से। और हमने क्या किया था? हमने किया था जो H+ और OH आयंस की कंसंट्रेशन थी उन्हें डिक्रीज़ किया था, किसमें? सोल्यूशन में। कैन वी क्वांटिटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन? कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस? क्या हम इस बात को जज कर सकते हैं कि कोई एसिड या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है? क्या हम ये बात को जज कर सकते हैं कि कोई एसिड या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है? तो देखते हैं। वी कैन डू दिस बाई मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? हम इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम इसे कर सकते हैं। विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सिमिलर इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया कि व्हाट आर यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होगा? वो इंडिकेटर जो बहुत सारे मिक्सचर का बनेगा, बहुत सारे सेवरल इंडिकेटर्स के मिक्सचर का बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। हाइड्रोजन आयंस के जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। मतलब अगर हमें कोई एक सब्सटेंस दिया गया है जिसमें हमें हाइड्रोजन आयंस पता है और हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को उसमें डिप करते हैं तो हमें उसका कलर पता चल जाएगा। उसका कलर जो है वो हर सब्सटेंस में चेंज होता रहेगा, जैसे कि H+ आयंस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन कॉल्ड pH स्केल। उसके बाद फिर एक pH स्केल बना दी गई जिसमें हमें हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयंस किसकी? H+ आयंस की कंसंट्रेशन के बारे में पता रहेगा। ठीक है, तो एक pH स्केल बता दी गई जिसमें हमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन पता रहेगी, वो डेवलप की गई। द P इन pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन। तो एक जर्मन वर्ड लिया गया है पोटेंस। पोटेंस मतलब क्या होता है? पोटेंशियल, क्षमता। जो pH है, जो ये pH बताया गया इसमें जो P है, इसमें जो P है इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंस, जिसका एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है पोटेंशियल, क्षमता। मीनिंग पावर, ये देखिए क्षमता मतलब पावर। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0, रुक जाइए। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि आपको एक सब्सटेंस दिया गया जिसका pH वैल्यू है 0, तो उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिए ये फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर आप ये समझ नहीं पाए तो। ठीक है, अगर आपको पता चल गया, आपने कहा भाई किसी सब्सटेंस का pH 0 है तो हमने कह दिया वो न्यूट्रल है, नहीं, गलत हो जाएगा, तुरंत ही गलत, 0 नंबर मिलेंगे वहाँ पर। वहाँ पर क्या होगा कि वो सब्सटेंस क्या है? वो सब्सटेंस वेरी एसिडिक है। ठीक है, उसके बाद
214 वेरी अल्कलाइन। अगर आपको फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया कि आपको कोई एक सोल्यूशन है जिसका ए नाम है, उसका पीएच आपको बताया गया कितना है, पीएच है उसका 14, उसका पीएच क्या है 14 है, तो उसके पूछा गया कि उसका नेचर क्या है, तो आप तो कह देंगे भाई वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो क्या होगा, वो होगा एल्कलाइन। ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा एल्कलाइन, उसका नेचर क्या होगा, एल्कलाइन। ठीक है, pH should be thought of simply as a number which indicate the acidic or basic nature of a solution। तो जो pH होता है ये नंबर के थ्रू इंडिकेट होता है, मतलब नंबर होते हैं जिससे हम बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन लोअर द pH वैल्यू। अगर किसी भी सब्सटेंस में, अगर किसी भी सब्सटेंस में H3O प्लस की जो H3O प्लस की जो कंसनट्रेशन है, H3O प्लस की जो कंसनट्रेशन है, अगर वो ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा है तो उसका जो pH होगा, उसका जो pH होगा वो क्या होगा, उसका जो pH होगा वो हमेशा कम होगा। यहाँ पर एक आपके लिए क्वेश्चन फिर बन सकता है कि अगर दो सब्सटेंस दे दिए गए और उसमें एक में आपको बता दिया गया कि इसका हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन ये है और दूसरे का फिर आपको कुछ बता दिया गया, तो आपसे पूछ लेंगे इसमें pH किसकी कम है। ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होंगे, जिसमें हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होंगे उसके pH क्या होगा, उसका pH कम होगा। देखिए यहाँ पर आपको ये बताया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। तो अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उसका pH क्या होगा, उसका pH होगा 7। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन तैयार हो गया। आपको मान लीजिए एक pH स्केल दी गई। ठीक है, आपको एक pH स्केल दी गई, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 14। ठीक है, तो इसमें आपसे बताया गया कि कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है जिसका pH 0 है, तो उसका नेचर क्या होगा, वो होगा वेरी एसिडिक। क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर कोई सब्सटेंस है जिसका pH 0.1 से 6.9 तक है, 0.1 से 6.9 तक है, मतलब इसके बीच में वो है। ठीक है, इसके बीच में है, तो उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर होगा एसिडिक। वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, उसके बाद फिर कोई है 7.1 से लेकर 13.9 तक, वो क्या होगा, वो उस सब्सटेंस का नेचर होगा बेसिक नेचर। ठीक है, और 14 पर क्या होगा, 14 पर एल्कलाइन सब्सटेंस होगा, उसका नेचर क्या होगा, एल्कलाइन होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन, कोई सब्सटेंस है जिसका pH 0 से 7 के बीच में है, तो वो क्या होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। 7 पर न्यूट्रल होगा, 7 पर न्यूट्रल होगा। देखिए आपको स्केल में बताने की कोशिश की गई है, एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 टू 14। और जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, 7 से 14 की तरफ जाएंगे, जो बेसिक नेचर है वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। वही सेम है कि अगर हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज़ होगा। तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया कि एक कोई सब्सटेंस है ए जिसका pH है 1 और एक कोई सब्सटेंस है बी जिसका pH वैल्यू है 2। तो बताइए कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक होगा, जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, बता रहे हैं, जिसका pH 1 होगा, जिसका pH 1 होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या बताया गया है। एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 टू 14 इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज ऑफ OH माइनस आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, तो जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो जो OH माइनस आयन्स की कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। ये देखिए आपको फिगर में बताया गया है कि ये अगर हम इधर साइड जाएंगे तो डिक्रीज ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन होगा और इंक्रीज किस में हो रहा है, OH माइनस। OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि क्या है, बेसिक है। अगर हम उसी तरफ इधर साइड जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन H प्लस आयन्स कंसनट्रेशन। ठीक है, इंक्रीज इन H प्लस आयन्स कंसनट्रेशन। तो ये आपके बुक में एक चार्ट बना हुआ है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. One such paper is shown in। ठीक है, तो ये आपको एक पेपर बताया गया है जिसमें हम लोग इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे उसके बाद फिर आपको कुछ एक टेबल बनी हुई है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस को बताया गया है, जैसे सलाइवा बिफोर मील, खाने से पहले, सलाइवा आफ्टर मील, लेमन जूस कलरलेस,
एरेटेड ड्रिंक, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, 1 ml ऑफ NaOH, 1 ml ऑफ HCl। तो इनका आपको क्या बताना है, इनका आपको बताना है कलर ऑफ pH पेपर, और उसके बाद फिर आपको बॉक्स बना अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यू, उसके बाद आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये आपको बताया गया। उसके बाद फिर आपको एक पीएच स्केल दी गई है, आपको एक पीएच स्केल दी गई जिसमें कुछ सब्सटेंसेस जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है उनका आपको पीएच वैल्यू बताया गया है। तो जैसे कि बताया गया है जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच क्या होता है, अबाउट 1.2, अबाउट 1.2। उसके बाद फिर आपको लेमन जूस बताया गया जिसका बताया गया 2.2। उसके बाद फिर आपको प्योर वाटर या ब्लड दोनों का पीएच क्या होता है, 7 होता है। 7 मतलब न्यूट्रल होता है। गैस्ट्रिक जूस पीएच क्या है, 1.2 मतलब ये एसिडिक होता है। जो लेमन जूस है इसका पीएच है 2.2 मतलब ये क्या होगा, ये होगा एसिडिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, इसका पीएच बताया गया है 10, अप्रॉक्सीमेट 10। तो ये क्या होगा, ये होगा बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक तुरंत क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच है 10, तो ये होगा बेसिक। तो इससे हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई पीपल किससे सफ़र कर रहा है, एसिडिटी से, तो क्या हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ कर सकते हैं, MgOH का होल ट्वाइस यूज़ कर सकते हैं ताकि न्यूट्रल हो जाए। तो भाई बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने सोचा और बिल्कुल सही इसका आंसर यही है। ठीक है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रल करने के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बताया गया है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस प्रोड्यूस। तो किसी भी एसिड की या बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड होती है, H+ आयंस या OH- आयंस उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए हों। If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ions। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl और एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH को लेते हैं जिनका कंसंट्रेशन सेम है, मतलब जिनका अमाउंट सेम है, से 1 मोलर, मान लीजिए हमने 1 मोलर ले लिया। 1 मोलर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हमने ले लिए। तो देन प्रोड्यूसर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो उन्होंने जो हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस किया उनका जो नंबर था वो डिफरेंट था। क्यों था, क्योंकि भाई जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जो H+ आयंस को प्रोड्यूस करेगा उनका नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, उनका नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसके बाद जो एसिटिक एसिड है ये एक वीक एसिड है, इसलिए इसका नंबर क्या होगा, जो H+ आयंस को प्रोड्यूस करेगा उसका नंबर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें आगे बताया गया एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए वही मैंने आपको बताया, जो एसिड ज़्यादा H+ आयंस को प्रोड्यूस करेंगे, जो एसिड जितने ज़्यादा H+ आयंस को प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगे, वो उतने ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। एंड एसिड दैट गिव्स लेस H+ आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। और जो एसिड जितने कम H+ आयंस को प्रोड्यूस करेंगे वो उतने ही वीक एसिड होंगे। कैन यू नाउ से दैट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस क्या होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें तुरंत बताइए कि स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे और वीक बेसिस को कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो आगे बताया गया इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमें बताया गया था इंपॉर्टेंस ऑफ रेंसिडिटी एंड कोरोजन इन आवर डेली लाइफ। उसमें हमें बताया गया था कि जो कोरोजन और रेंसिडिटी है वो हमारी डेली लाइफ से कैसे अटैच है, और उसी तरह इस चैप्टर का भी एक पॉइंट ले लिया गया जिसे हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट किया गया। तो वो क्या है, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच का हमारी इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो कह रहे हैं क्या जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, मतलब क्या अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज की जाए तो क्या उन पर कोई इफेक्ट आएगा। तो हाँ भाई बिल्कुल आएगा। तो देखते हैं क्या बताया गया। आवर बॉडी वर्क्स विद द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। और यहाँ पर आपके लिए बोर्ड के लिए एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनकर बिल्कुल तैयार रखा हुआ है आपके सामने, बस आपको समझना और पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कि कोई आप 3 पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो इसमें आप
पहला लिख सकते हैं कि आवर बॉडी वर्क्स विद pH रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। तो कह रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अगर थोड़ा सा pH रेंज में वेरिएशन होगा तो जीवित रह पाएंगे, नहीं तो इनकी जो लाइफ है वो इफेक्ट हो जाएगी। व्हेन pH ऑफ रेन इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। और यहाँ पर एक MCQ का क्वेश्चन आपके लिए बनकर तैयार हो गया कि व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 तब उसे हम क्या बोलेंगे? तब हम उसे बोलेंगे एसिड रेन। ठीक है, क्योंकि उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर एसिडिक होता रहेगा और जितना pH उसका कम होता जाएगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो एसिड रेन है ये किसको अफेक्ट कर रहा है? ये ताजमहल को अफेक्ट कर रहा है। तो ताजमहल का वाइट मार्बल था, उसका कलर क्या हो रहा है? येलोविश हो रहा है। ठीक है, व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर द pH ऑफ द रिवर वाटर। कह रहे हैं जब मान लीजिए एसिड रेन हुई तो जो उसका वाटर था वो किस में जाता है? वो रिवर में फ्लो होता है। तो क्या हो जाता है? जो रिवर का वाटर होता है उसका pH क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसका pH कम होने का कारण, उसका pH कम हो जाने का कारण ये है कि उसमें एसिड रेन मिल गया है और एसिड रेन मिलते ही उसका जो pH है वो कम हो जाएगा और जो वाटर होगा वो कैसा हो जाएगा? वो एसिडिक हो जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इन सच अ कंडीशन बिकम्स डिफ़िकल्ट। और इस तरह की कंडीशन में उनका जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी? वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी ना। तो आगे देखते हैं क्या बताया गया। उसके बाद फिर आगे बताया गया डू यू नो, ये आपकी नॉलेज के लिए है, जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताया गया, एसिड इन आवर प्लेनेट। क्या आप जानते हैं कि हमारी प्लेनेट पर भी एक एसिड है? ठीक है, तो द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो वीनस है उसका एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? उसका एटमॉस्फेयर बना हुआ है वाइट और येलोविश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला तुरंत कमेंट में बताइए। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, तुरंत बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होगा H2SO4। और नाइट्रिक एसिड का तुरंत कमेंट में जाके बताइए। HNO3 तो कहीं नहीं होगा, हाँ HNO3 ही होगा। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट? तो क्या आप जानते हैं कि इस प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है? तो भाई बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अर्थ के अलावा कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करे। क्योंकि जो हमें वहाँ पर रहने के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो हमें कहाँ मिलेंगी? वो हमें सिर्फ अर्थ पर ही मिलेंगी। ना हमें वीनस पर वाटर मिलेगा, ना हमें ऑक्सीजन और ना ही हमें CO2 मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर लाइफ क्या है? वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? ठीक है, तो उसके बाद आपको बताया गया कि जो मान लीजिए कि आपके बैकयार्ड में कोई सॉइल है तो उसका pH क्या होगा? ठीक है, तो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। तो प्लांट्स को एक स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए अपनी हेल्थी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उन्हें एक स्पेसिफिक क्या चाहिए? pH रेंज चाहिए। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेज एंड चेक द pH इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो एक्टिविटी 2.2। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड इन द सॉइल। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या बताया गया? अगला पॉइंट बताएगा pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का क्या रोल होता है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या आपको पता है कि जो हमारा स्टमक है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाता है? तो अगर आपने बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि जब खाना पेट में आता है तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, उसके बाद फिर पेप्सिन रिलीज होता है और म्यूकस। ठीक है, जो म्यूकस होता है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ना, ये सब आपको पता होगा। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये बायो का टॉपिक है इसलिए बायो पर डिस्कशन नहीं करेंगे। It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid
इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट हार्मिंग द स्टमक, तो क्यों नहीं हार्म करता है? क्योंकि म्यूकस की लेयर बन जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें आगे बताया गया ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। तो ड्यूरिंग इनडाइजेशन, अगर हमारा खाना सही से पच नहीं पाता है तो द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, तो हमारा जो स्टमक है वो क्या कर देता है? बहुत ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस कर देता है। एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, तो जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है भाई, एंड इरिटेशन होने लगती है। टू गेट rid ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसेस कॉल्ड एंटासिड। तो पीपल क्या ले लेते हैं? बेस ले लेते हैं। इनो भाई कहें इनो ले लो, ठीक है, तो इनो से सही हो जाएगा। तो क्यों सही हो जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें बेस होता है, और जो हमारे स्टमक में एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड निकला हुआ है उसे क्या कर देगा? उसे न्यूट्रल कर देगा। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको इस चैप्टर की जब हमने स्टार्टिंग की थी तो वहाँ आपको एक रेमेडी मतलब उपाय बताया गया था इससे बचने के लिए। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो जो ये एंटासिड होते हैं ये किसको रिड्यूस कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसको? जो एक्सेस एसिड हमारे स्टमक में निकला हुआ है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला बताइए तुरंत। अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिलता है, ठीक है, तो आप तुरंत कमेंट सेशन में जाकर उसका फार्मूला बताइए। मैं सबके कमेंट्स को देख रहा हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बन गया कि नेम द सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अलॉन्ग विद इट्स फार्मूला। ठीक है, तो आपको एक ऐसा सब्सटेंस बताना है जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो फार्मूला MgOH का होल ट्वाइस। और इसका नेचर क्या होता है? अमाइल्ड बेस, मतलब हल्का सा बेसिक। इज़ ऑफन यूज्ड एज दिस पर्पस, ठीक है, और इसे हम इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं एंटासिड के रूप में। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया। द pH चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डीके। तो pH का क्या चेंज हो जाता है जब टूथ डीके होता है? टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो ये सब पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे कि टूथ डीके कब स्टार्ट होता है? जब pH ऑफ माउथ रिड्यूसेस और लोअर देन 5.5। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बनकर तैयार हो गया जिसे आपको शायद नहीं पता होगा। कैल्शियम फॉस्फेट, जल्दी से बताइए कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला होगा CA3 ब्रैकेट PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट, क्योंकि जो PO4 की वैलेंसी है, फॉस्फेट की वैलेंसी है, वो ट्रिपल माइनस होती है, और जो Ca की होती है, कैल्शियम की होती है, वो +2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस क्या होता है? टूथ इनेमल। ठीक है, इसीलिए जब एक्सीडेंट होते हैं तो दांत टूटते नहीं हैं, उखड़ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं ना, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है। मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन द बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। इट डज़ नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यहाँ तक कि ये पानी में भी नहीं घुलेगा। बट इज कोरोडेड व्हेन द pH इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन ये कोरोड हो जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कोरोजन। कोरोड हो जाता है कब? जब pH ऑफ माउथ बिलोज 5.5। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो ये किस लिए प्रोड्यूस हो जाता है? जब हमने खाना खाया तो कोई मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा हमारे दांत में फंस गया, जिसके कारण उसमें शुगर थे और अदर पार्टिकल्स, और फिर बैक्टीरिया वहाँ पर डेवलप हो गई, और फिर जो हमारा टूथ इनेमल था वो कोरोड होने लगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सब कुछ? अगर कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आ रही तो तुरंत कमेंट करिए, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इसका जो बेस्ट वे है वो क्या है कि हम खाना खाने के बाद तुरंत ही मुंह धुल लें। ठीक है, यूजिंग टूथपेस्ट, किसके थ्रू?
टूथपेस्ट के थ्रू विच आर जनरली बेसिक। तो फिर यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया कि जो टूथपेस्ट है उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर बेसिक होगा। जो सोप है उसका नेचर क्या होगा, कमेंट में बताइए। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। उसके बाद फिर बताएगा कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो अपना क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं। कैसे, केमिकल्स जो उनके अंदर होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं, उन्हें हमारी बॉडी में डाल देते हैं। कैसे डालते हैं देखते हैं। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी। क्या आपको कभी हनी बी ने स्टंग किया है, मतलब उसने आपको काटा है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो जब कोई मधुमक्खी होती है, ठीक है, या चींटी होती है, जब आपको काटती है, लाल वाली चींटी आपने देखा होगा, जब वो काटती है तो बहुत तेज पेन होता है, इरिटेशन होती है। यूज़ ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं जो कि एक माइल्ड बेस होता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला शायद अभी आपको नहीं पता होगा, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, ऑन द स्टंग एरियाज गिव्स रिलीफ। तो हम उस एरिया पर उसे रगड़ते हैं जहाँ पर चींटी ने हमें काटा है या हनी बी ने हमें काटा है। Stinging hair of nettles leaves inject methanoic acid causing burning पेन। ठीक है, स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, एक पेड़ होता है जिसकी लीव्स होती हैं, अगर वो हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाए तो मेथेनोइक एसिड को रिलीज करती हैं, जो कि क्या करता है, जो कि बर्न पेन करता है, जो कि बर्निंग पेन को रिलीज करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। तो जो हमारी प्रकृति है इसने हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस को प्रोवाइड कर दिया है जो सब्सटेंस है वो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर दें। ठीक है, मान लीजिए मधुमक्खी ने काट लिया, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम क्या करें भाई, हमें चींटी ने काट लिया। कौन सी वाली चींटी, लाल वाली चींटी, बहुत तेज काटती है ना, शायद आपको भी कभी काटा हो। निटल इन हर्बेसियस प्लांट विच ग्रो इन अ वाइल्ड इट लीव्स हैव स्ट्रिंगिंग हेयर विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। तो यहाँ पर आपने एक इस तरह का पेड़ देखा होगा, अगर आपने कभी इसे गलती से भी छू लिया हो तो आपको पेन होता है ना। दिस इज ड्यू टू द मेथेनोइक एसिड सिक्रीटेड बाय देम। ये किस लिए होता है, क्योंकि भाई इनके जो ये लीव्स हैं ये कटीली होती है, इसमें आगे कांटे टाइप के लगे होते हैं। जैसे ही आपने छुआ, मान लीजिए ये हमने इसे छुआ और भाई लग गया, मेथेनोइक एसिड इसने हमारे में सिक्रीट कर दिया, बहुत तेज से लग गया। ठीक है, द ट्रेडिशनली रेमेडी इज रबिंग बाय द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। उसके बाद आपको बताया गया कि एक डॉग प्लांट होता है, अगर इसके लीफ को हम अपने हाथ पर रगड़ लें, जिस जगह पर काटा है वहाँ रगड़ लें, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें रेमेडी मिल जाता है, उपचार मिल जाता है। विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द निटिल इन द वाइल्ड। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट। क्या आप बता सकते हैं कि किसका, डॉग प्लांट का नेचर क्या होगा। तो भाई बिल्कुल बता सकते हैं। मेथेनोइक एसिड हमारे काटा तो हमारे क्या हो गया, हमारे एसिड चला गया, तो पक्की सी बात है जो डॉग प्लांट होगा ये बेसिक नेचर का होगा। ये क्या होगा, ये बेसिक नेचर का होगा, तभी ये न्यूट्रल हो गया और हमें रिलीफ मिल गया। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम यू नो दैट टू लुक आउट फॉर इट यू एक्सीडेंटली टच अ नेटल प्लांट वाइल्ड trickling. Are you aware of any other effective traditional remedies for such stings? तो क्या बताया गया कि आपके पास कोई और रेमेडी है इसके अलावा। सम नेचुरली अकरिंग एसिड, कोई आपको कुछ ऐसे एसिड्स के नाम बता दिए गए, कुछ मान लीजिए इससे तो एक क्वेश्चन बन के ही आने वाला है, जो बॉक्स बना हुआ है इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें आपको क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, बस मेरे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, वीडियो को बंद मत करिए, थक भी जाइए तो थोड़ी देर रोक दीजिए, उसके बाद फिर पढ़िए। लाइव क्लास पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कमेंट करते रहते हैं, आपके कमेंट हमको मिलेंगे, हम उसका आंसर देते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया गया है, सम नेचुरली अकरिंग एसिड, कुछ ऐसे एसिड हैं जो नेचर के थ्रू हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे विनेगर, सिरके में कौन सा एसिड, सिरके में होगा एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, उसके बाद फिर ऑरेंज में क्या होगा, ऑरेंज में होगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक बहुत खट्टा होता है ना। टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, सोर मिल्क, अगर खट्टा मिल्क है या दही कर्ड तो उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। लेमन में क्या होगा, सिट्रिक एसिड होगा।
एंट स्टिंग में क्या होगा, मेथेनोइक एसिड होगा, या निटल स्टिंग में क्या होगा, मेथेनोइक एसिड होगा। फिर से एक बार बताते हैं, विनेगर में क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। ऑरेंज में क्या होगा, सिट्रिक एसिड, बहुत ही खट्टा होता है ना ऑरेंज। टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, सोर मिल्क या कर्ड में लैक्टिक एसिड ना, आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस के फॉर्मेशन से ये होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड और निटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड। ठीक है, तो दो चीज़ खट्टी हैं भाई, ऑरेंज भी खट्टा है, लेमन भी खट्टा है, दोनों में क्या मिल गया, सिट्रिक एसिड मिल गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है मोर अबाउट सॉल्ट। ठीक है, तो कुछ सॉल्ट होते हैं उनके बारे में हमें बताया गया, तो देखते हैं। मान के चलिए कि ये जो टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट, इसमें आपको 3-4 तरह के सॉल्ट के बारे में बताया जाएगा, उनकी प्रिपरेशन बताई जाएगी, उनके यूजेस बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन अभी तैयार हो गया, लेकिन कब, जब आपने इसे पढ़ा और समझा और अच्छे से याद किया। मान लीजिए 3 मार्क्स केमिस्ट्री में आपके पक्के ही हो गए, इससे आता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया गया इसमें हमें बताया गया मोर अबाउट सॉल्ट के बारे में इसमें हमें बताया गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया गया। मोर अबाउट सॉल्ट, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। तो हमें बताया गया कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि बहुत सारी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जब वेरियस रिएक्शन होती है। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट दियर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूसेज। ठीक है, तो हमें जितने भी सॉल्ट्स बताए जाएंगे, पहले तो हमें उनकी प्रिपरेशन बताई जाएगी कि हम क्या क्या ऐड कर दें तो हमें वो बन जाएंगे। ठीक है, उनकी प्रिपरेशन बताई जाएगी, प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस, कि हमारी डेली लाइफ में उनके क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताया, उसके बाद आपको देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.13, राइट द फार्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद फिर सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इन सभी के, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आपको इन सभी कंपाउंड्स के फार्मूले कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ उसके। अभी नहीं करेंगे, अभी करेंगे तो आप मुझसे पीछे हो जाएंगे और आपका फिर मन नहीं लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो आप अभी नहीं, इसके बाद इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद इन सब का कमेंट करेंगे, मैं सबका आंसर दूंगा। अगर कोई गलत लिख रहा है तो मैं बताऊँगा कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट का क्या पीएच होता है। सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच ऑफ 7। अगर कोई सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड का है या स्ट्रॉन्ग बेस का है, मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया, उन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें जो हमें सॉल्ट मिलेगा उसका नेचर क्या होगा, बताइए उसका नेचर क्या होगा। उसका नेचर होगा न्यूट्रल, और उसका पीएच वैल्यू क्या होगी, उसकी पीएच वैल्यू होगी एग्जैक्ट 7। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमने मान लीजिए HNO3 को ले लिया या H2SO4 को ले लिया और NaOH को ले लिया, आपस में रिएक्ट कराया तो वही रिएक्शन होगी, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद एक सॉल्ट मिलेगा, जो सॉल्ट मिलेगा उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर होगा न्यूट्रल, और उसका पीएच क्या होगा, उसका पीएच होगा 7। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस आर एसिडिक। उसके बाद हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया। उसके बाद आपस में दोनों को रिएक्ट कराया तो हमें जो हमें सॉल्ट मिलेगा उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7 एंड दोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद हमने कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और वीक एसिड, मतलब जो चीज़ स्ट्रांग होगी, ठीक है, जो चीज़ स्ट्रांग होगी, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, ठीक है, हमें उसी का सॉल्ट मिलेगा, जो नेचर होगा उसका वही होगा। ठीक है, अगर दोनों ही स्ट्रांग है, ठीक है, दो मोटे मोटे लोग भाई लड़ रहे हैं तो जीतेगा कौन, कोई नहीं जीतेगा, मैच टाई हो जाएगा। लेकिन एक मोटा है एक पतला है तो कौन जीतेगा भाई, सीधी सी बात है, जो मोटा आदमी है वो जीत जाएगा ना, पतले वाले को बहुत मारेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, ये आपको आसानी से समझ में आएगा। आप 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, जो हम लोग घर पे नमक खाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताया गया है
क्या बताया गया है कि जो एक सॉल्ट बनती है किसका कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और NaOH को मिलाने से। NaOH और HCl को मिलाने से, NaOH क्या है, NaOH एक बेस है, HCl क्या है, एक एसिड है। उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो कॉमन सॉल्ट होती है, जो कॉमन सॉल्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl उसका फार्मूला होता है। दिस इज़ द सॉल्ट दैट यू यूज़ इन द फूड, और यही सॉल्ट वो है जिसे हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, और आपने पहले एक्टिविटी में देख चुके हैं कि उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। उसका नेचर न्यूट्रल होगा, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब दोनों को हमने मिलाया तो जो सॉल्ट मिली हमें वो न्यूट्रल है, और उसका pH क्या होगा, उसका pH वैल्यू होगा 7। ठीक है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, सी वाटर जो होता है वो बहुत सारी सॉल्ट को कंटेन करता है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट, उसके बाद जो सोडियम क्लोराइड होती है इसे इससे सेपरेट किया जाता है। तो कैसे सेपरेट किया जाता है भाई, पानी में नमक है, उसको धूप में रख दीजिए तो पानी पानी ऊपर चला जाएगा, नमक सिर्फ बच जाएगा। ठीक है, तो विद द मेथड ऑफ इवापोरेशन हम कह सकते हैं कि हम सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। और भी मेथड है, देखते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ सोडियम सॉलिड साल्ट आर आल्सो फाउंड इन सिवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद कुछ सॉल्ट होती हैं जो डिपॉजिट हो जाती हैं सिवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देयर लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, और उसके बाद जो उनके क्रिस्टल होते हैं वो किस कलर के हो जाते हैं, वो ब्राउन हो जाते हैं। किस कारण होते हैं, तो उनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट, उसके बाद फिर क्या होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया कि व्हाट आर रॉक सॉल्ट। तो डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देयर लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वर सीज बाय बाइगोन्स एजेस ड्राइड अप। ठीक है, उसके बाद फिर कहा गया है कि मान लीजिए कहीं पर जगह है, कहीं सी है, वहाँ पर सॉल्ट प्रेजेंट है, लेकिन बहुत सालों बाद वो जो सी है वो ड्राई हो गई बहुत सालों बाद, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको सॉल्ट मिलेगी। ठीक है, रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, रॉक सॉल्ट को किस तरह माइंड किया जाता है, जैसे कोल को हम लोग निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो में बताया गया है, एक शैतान बच्चा है जो क्या कर रहा है, गांधी जी को पकड़कर खींच रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि किस लिए खींच रहा है, शायद ये कह रहा है कि और लूडो खेला जाए, ये किसी भी लिए ये कह रहा है। ठीक है, तो आप बताइए किस लिए कह रहा है। देखिए लाठी पकड़कर इनकी खींच रहा है। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी डांडी मार्च, तो आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी के डांडी मार्च के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको अभी वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कौन से चैप्टर में, हिस्ट्री के चैप्टर में, हिस्ट्री में एक चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज मच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उसके बाद फिर बताया गया कि सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल। ठीक है, तो आप डांडी मार्च में पढ़ेंगे कि जो नमक था वो एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबल माना गया था, जिसके कारण गांधी जी ने उसे लिया था। ठीक है, नमक को। कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, जो कॉमन सॉल्ट है जो NaCl है, एक रॉ मटेरियल है किसके लिए, बहुत सारे केमिकल के प्रोडक्शन के लिए। द कॉमन सॉल्ट थस obtained in is an important raw material for various materials of daily life such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us see how one substance is used for making all these different substances. तो जो NaCl है, जो सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट है, इसे हम बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। ठीक है, तो देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया गया। ठीक है, तो अब पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, ये कैसे बनेगा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे ब्राइन बोलते हैं। अब की बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन कि ब्राइन क्या होता है, ब्राइन क्या होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो वहाँ पर क्या होगा आंसर, जो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है, NaOH को बनाता है।
द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस because of the product from chlor for chlorine and alkali is for sodium hydroxide। ठीक है, तो जब हमने NaCl को लिया और H2O को लिया और इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को डाला। ठीक है, ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल बनता है ऐसे। ठीक है, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी को डाला, ठीक है, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी को डाला तो हमें क्या मिला, NaOH मिला प्लस Cl2 गैस मिली और H2 गैस मिली। ठीक है, H2 गैस मिली। तो NaOH क्या है, NaOH एक बेस है। ठीक है, और कैसा बेस है, एल्कली बेस, एल्कली बेस, एल्कलाइन इसका नेचर होता है, तो इसीलिए कहा गया इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन और एल्कली मतलब जो हमें एल्कली मिला NaOH, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो आप लिख कर रख लीजिए कि आपको अभी से बोर्ड तक में या तो इंटरनल एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और सेम क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ क्लोर एल्कली प्रोसेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। क्लोरीन गैस एनोड पर निकलती है। एनोड पर क्यों ऑब्टेन होती है, क्योंकि एनोड का सिंबल क्या होता है, जो एनोड होता है, जो एनोड होता है इसका सिंबल होता है पॉजिटिव, जो एनोड होता है इसका सिंबल होता है पॉजिटिव। जो क्लोरीन गैस होती है, जो क्लोरीन गैस होती है इसका सिंबल होता है Cl माइनस। तो भाई जो अपोजिट साइन होते हैं, जो प्लस और माइनस दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जो हमें क्लोरीन गैस है, जो हमें क्लोरीन गैस है ये हमें कहाँ मिलेगी, ये हमें एनोड पर मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, रटिए नहीं। ठीक है, जो रटने वाली चीज़ है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि भाई ये रट लो। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है, आगे देखते हैं, क्लोरीन गैस इज ऑफन गिव ऑफ एट द एनोड एंड द हाइड्रोजन गेट एट द कैथोड। उसके बाद फिर जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर मिलेगी। तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर क्यों मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है, देखिए फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, जो हाइड्रोजन है इसका सिंबल क्या होता है, H प्लस ना। ठीक है, तो प्लस है, और कैथोड का सिंबल क्या होता है, कैथोड का सिंबल होता है माइनस। तो सीधी सी बात है कि जो प्लस है जो माइनस के साथ अट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन है इसलिए दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, उसके बाद फिर हमें बताया गया सोडियम हाइड्रोक्स सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। फिगर 2.8 शोज द डिफरेंट यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद जो बताया गया कि जो NaOH मिला, जो Cl2 गैस मिली, जो H2 गैस मिली, इन सभी का यूज़ है, कोई ना कोई यूज़ है। उसके बाद आगे आपको एक फिगर बताया गया जिसमें आपको बताया गया कि इनमें इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो ये देखिए फिगर में आपको बताया गया कि इनमें इसका क्या यूज़ है। एट कैथोड हमें क्या मिला, H2 गैस मिली, एट एनोड हमें Cl2 गैस मिली। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड हमें NaOH मिला। ठीक है, तो इनमें बताया गया कि जो H2 गैस है इसमें हमें क्या यूज़ है। तो इसमें हमें क्या यूज़ है, जो H2 गैस मिली इसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, मार्गराइन यूज़ करते हैं। ठीक है, मार्गराइन के रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमें Cl2 गैस मिली, क्लोरीन गैस मिली, इसका क्या यूज़ है, इसका हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल्स में इसका यूज़ करते हैं, PVC पॉलीविनिल क्लोराइड में यूज़ करते हैं। PVC क्या होता है, जो हम लोग वायर्स हमारे घर पे होते हैं, इनके ऊपर जो आपने एक देखा होगा एक लेयर ऊपर ब्लैक कलर की या डिफरेंट कलर की जो चढ़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं PVC की लेयर है भाई ये। ठीक है, उसके बाद फिर CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या पेस्टिसाइड्स में। ठीक है, उसके बाद फिर हमें बताया गया जो NaOH है इसके क्या यूज़ हैं, डिग्रीसिंग मेटल्स, सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद फिर हमें बताया गया कि अगर हम जो H है, H2 गैस है और जो Cl2 गैस है, इन दोनों को आपस में मिला ले तो हमें जो सब्सटेंस मिलेगा दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके क्या क्या यूजेस हैं, तो उसके यूजेस हमें बताया गया कि फॉर क्लीनिंग स्टील, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हम इसे स्टील के रूप में यूज़ कर लेंगे क्लीन करने के लिए, हम इसे स्टील को क्लीन करने के लिए यूज़ कर लेंगे, अमोनियम क्लोराइड में यूज़ कर लेंगे, मेडिसिन में यूज़ करेंगे और डिफरेंट कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमें बताया गया कि जो अगर NaOH है, जो हमें NaOH है और Cl2 गैस है, इन दोनों को मिक्सचर ले लेंगे तो हमें ब्लीच मिल जाएगा। ठीक है, ब्लीच किस लिए यूज़ होता है, हाउस होल्ड ब्लीचेस के लिए या ब्लीचिंग फैब्रिक के लिए। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो आप क्या बताएंगे, NaOH, Cl2 गैस और H2 गैस। ठीक है,
समझ में आ रहा होगा, कमेंट करते रहिए, मैं आप सबके कमेंट देख रहा हूँ और उसके आंसर भी तुरंत दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको बताया गया कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, तो सबसे पहले जैसे ही आपने नाम सुना भाई ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, क्या सुना, ब्लीचिंग पाउडर, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, तुरंत दिमाग में हिट हो जाना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसका फार्मूला होगा, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, CaOCl2, ठीक है। तो आगे क्या बताया गया है, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट द क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा कि जब हमने किसको देखते हैं, जब हमने, यहाँ पर आप देखिएगा, जब हमने NaCl में H2O को डाला विद इलेक्ट्रिसिटी तो हमें क्या मिला, NaOH, Cl2 गैस और H2 गैस मिली, ठीक है। तो वही बताया गया है कि यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब हमने सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को लिया जिसे ब्राइन कहते हैं, तो हमें क्लोरीन गैस ऑब्टेन हुई। दिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2, और यहाँ पर बात हो रही है क्लोरीन गैस की, तो मतलब हाँ भाई इसमें यूज़ ज़रूर होता है Cl2 गैस का, नहीं तो इसके फार्मूले में ही ना आता CaCl2, ठीक है, तो Cl2 इसके फार्मूले में ही ना आता, ठीक है। तो आगे बताया गया है ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लेक्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस। जब हमने CaOH के होल ट्वाइस से क्लोरीन गैस को पास कराया, जब हमने CaOH के होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, इससे हमने क्या पास कराया, इससे हमने क्लोरीन गैस को पास कराया, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2O गैस मिली, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत ही कमेंट करिए, ठीक है। ये ना हो कि भाई उतने समय में कमेंट नहीं कर पाया, अब कर रहा हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा, नहीं, तुरंत कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर से आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, एक बार भैया इसे फिर से बता दीजिए, ठीक है। तो आपके लिए एक अलग से उसके लिए मैं वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। ये बोर्ड है, इस बार हम रिस्क नहीं लेंगे, हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। ये बायो तो है नहीं कि आसानी से याद हो जाएगी ना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी, प्रॉब्लम तब होगी जब आप समझे नहीं होंगे, अगर समझे हैं तो सब कुछ बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये रिएक्शन कराई, आपको ये रिएक्शन याद हो जानी चाहिए। जब हम अगली क्लास पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की, तो मैं आपसे वहाँ पर ये रिएक्शन जरूर पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि सेम रिएक्शन आपको बोर्ड में मिल जाएगी और आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज, तो इसके यूजेस क्या बताए गए, इसके यूजेस बताए गए फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है। तो इसके यूजेस बताए गए, ये सब आप यूजेस आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर्स टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो आपने अपने स्कूल में देखा होगा जो वाटर कूलर रहता है, जो गर्मियों में ठंडा ठंडा हमें पानी देता है, उसमें आपने काफ़ी बार देखा होगा कि उसमें कुछ ब्लीचिंग पाउडर पड़ जाता है, कुछ ब्लीचिंग पाउडर के टैबलेट पड़ जाती हैं, जिसके कारण जो उसकी स्मेल होती है वो थोड़ा सा अलग हो जाती है। कहते हैं हम लोग भाई वो पानी अच्छा नहीं लगता ना उसके, लेकिन वो किस लिए होता है, ताकि डिसइंफेक्ट कर दे, किसमें जो उसमें जर्म्स हैं उसे क्या कर दे, डिसइंफेक्ट कर दे। बेकिंग सोडा को आपको यहाँ बताया गया, बेकिंग सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, देखिए NaCO3, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। कोई भी नाम सुना है, कोई भी कंपाउंड सुना, तुरंत दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ हिट करनी चाहिए वो होगा फार्मूला, तुरंत ही दिमाग में आ जाए भाई बेकिंग सोडा, अच्छा NaCO3, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का आपको फार्मूला बताया गया है NaCO3। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज इज बेकिंग सोडा। बहुत अच्छा नाम हो गया, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा भाई। यहाँ पर खाने की बात आ गई, पकौड़ा बनाने में जो उसे हम क्रिस्पी बनाते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम कहते हैं भाई इसमें बेकिंग सोडा डाल दो, ठीक है, बेकिंग सोडा डाल दो, बढ़िया कुरकुरे कुरकुरे पकौड़े बन जाए।
समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जो छोले वाली मटर रहती है उसे हम क्या कहते हैं भाई कल ही इसका काम है और अभी हमने इसको पानी में डाला है, हो सकता है कि कल तक ये सही से फूले ना, तो हम क्या करते हैं उसमें हम बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं कि जल्दी से वो मतलब फूल जाए। ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फार्मूला बताया गया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सोडियम क्लोराइड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। उसके बाद फिर हमें बताया गया कि जो इसकी रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन थोड़ी सी आपको बड़ी लग रही है लेकिन बड़ी है नहीं। अभी आपको इसी क्लास में इस रिएक्शन को याद करा दूंगा, ऐसा ना कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें हमें बताया गया कि जब हमने सोडियम क्लोराइड NaCl को लिया, H2O की प्रेजेंस में CO2 उसमें डाला और NH3। ठीक है। इन चार चीज़ों को आपस में मिलाया, क्या क्या, NaCl मतलब सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, H2O मतलब वाटर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 मतलब क्या, अमोनिया। ठीक है। इन सबको मिलाया तो हमें मिला NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। ये हमें मिल गया। क्लास काफ़ी लंबी हो रही है ना, कमेंट आ रहे हैं बच्चे के क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसलिए वीडियो को जल्दी करते हैं, थोड़ा सा हम लोग जल्दी फास्ट करते हैं ताकि वीडियो आराम से इसी वीडियो में हो जाए सब कुछ। ठीक है। क्योंकि हम लोग ने ये पहले से ही शेड्यूल बना के रखा है कि हम सारे चैप्टर को मैक्सिमम 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आगे हमें बताया गया, डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द अबव एक्टिविटी 2.14। तो क्या बताया गया, ये आपके लिए एक्टिविटी है। ठीक है। कैन यू कॉलरेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसे हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो भाई कॉमन सी बात है कि पक्का इसका नेचर बेसिक ही होगा, पक्का इसका नेचर क्या होगा, बेसिक ही होगा, तभी हम लोग इसे न्यूट्रलाइज के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोजिव बेस। देखिए वही लिख के आ गया, माइल्ड मतलब हल्का सा, नॉन कोरोजिव मतलब जो हमारी सेहत के लिए ख़राब नहीं है, जो हमें कोरोजिव नहीं करेगा, नॉन माइल्ड कोरोजिव बेस है। ठीक है। उसके बाद भी बताया गया, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। उसके बाद फिर हमें बताया गया कि क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, ये किस किस पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है जब हम इसे हीट करते हैं। ठीक है। तो जब हमने NaHCO3 को हीट किया तो ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में टूट गया। जो ये Na2CO3 है, है, इसे ही हम बोलेंगे वॉशिंग सोडा। WS लिखे दे रहा हूँ, वॉशिंग सोडा। बस इसमें कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो आगे देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेज इन हाउस होल्ड में इसके जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3 है, इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। क्या होते हैं आगे देखते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें बताया गया यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये आप पढ़ लेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ कोई नहीं है। ठीक है। जब हमें बताया गया NaHCO3 में हमने H प्लस मतलब हम किसी भी एसिड को यूज़ कर लें, कोई भी एसिड, आप टार्टेरिक एसिड यूज़ कर लीजिए। टार्टेरिक एसिड कहाँ से मिलेगा, टैमरिन मतलब इमली से, इमली से। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो हमने सॉल्ट लिया है उसका हमें रिस्पेक्टिव एसिड मिल जाएगा। ठीक है। सोडियम सॉल्ट उसका मिल जाएगा ऑफ रिस्पेक्टिव एसिड। ठीक है। तो CO2 मिल गई भाई ना। CO2 क्या करती है, CO2 किसी भी चीज़ में स्पंज प्रोवाइड करती है। तो वही बताया गया है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। ठीक है। किसको, केक को स्पंज प्रोवाइड कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। उसके बाद फिर हमें बताया गया, अभी पीछे हमने पढ़ा कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होती है, NaCO3 होती है, इसे हम किस के रूप में यूज़ करते हैं, एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। तो अब ये क्या पॉइंट हो गया, यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं जब तक हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बताया गया कि जो ये है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिला CO2, और हम पता है कि जब तक किसी भी जगह CO2 है वहाँ पर आग लग पाना मुश्किल है। इसीलिए जो आपने देखा होगा आपके स्कूलों में या पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन वाले जो आते हैं, उनकी गाड़ियों में जो एक टैंक होता है उसमें क्या
क्या होता है, उसमें CO2 होता है। जो CO2 होता है वो जिस जगह पड़ जाता है वहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसको वहाँ से हटाकर CO2 खुद आ जाता है, और CO2 में कभी आग नहीं लगती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हमेशा आग लगती है। इसलिए इसे हम किसमें, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमें बताया गया अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O। ठीक है, Na2CO3 में जब हमने 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया तो हमें मिल गया वॉशिंग सोडा। ठीक है, यू हैव सीन अबाउट दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो आपने पढ़ा कि जो हमें सोडियम कार्बोनेट है वो हमें किस तरह ऑब्टेन हो सकता है, बेकिंग सोडा को हीट करके। जैसे NaCO3 को हमने हीट किया तो हमें क्या मिल गया, Na2CO3 मिल गया था। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। अगर हम Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Na2CO3 मिल जाएगा। आसानी से मिल गया ना, देखें यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से हमें मिल गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे अगली स्लाइड में हमें बताया गया है व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। ठीक है, व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। जो 10H2O है ये हमें क्या दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं। डज इट मेक Na2CO3 वेट, क्या ये Na2CO3 को वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा बताया गया है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज इन द ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरैक्स। बोरैक्स का फार्मूला शायद आपको नहीं पता होगा, Na3B4 होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness of water. ठीक है, इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस है उसे रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। तो क्या जो सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं वो रियली ड्राई होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या बताया गया है। आगे बताया गया है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं जो कि ड्राई अपीयर्स होते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी बताई गई है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को लिया और हीट किया तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर लिया। ये जो एक्टिविटी है हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमें बताया गया ये सब इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। ठीक है, और वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग जो अगला टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर देखते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये किस फॉर्म में बन जाता है, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, हेमीस्फीयर, हेमी सर्कल ना, सेमी सर्कल या कहें या हेमीस्फीयर कहें, ये सब हेमी मतलब आधा होता है। CaSO4.12H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस है। पेरिस द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। ठीक है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, जब फ्रैक्चर्ड बोन हो जाती है तो हम उसे सपोर्ट देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। ठीक है, जब हमने इसे वाटर के प्रेजेंस में ऐड किया, जब हमने इसे वाटर के प्रेजेंस में इसमें वाटर मिलाया तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, इसे हमें मिल गया जिप्सम। ठीक है, जब हमने देखिए यहाँ पर 1/2 ऑफ H2O मिलाया तो हमें CaSO4.2H2O मिल गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे जिप्सम, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। नोट दैट ओनली वन, तो यहाँ पर आपको मिला है हाफ H2O ना। हाफ H2O क्यों बताया गया है, क्योंकि हमने माना है कि जो एक H है उसके साथ कितने मॉलिक्यूल है, उसके साथ 1 मॉलिक्यूल है। तो H2 के साथ कितने मॉलिक्यूल होंगे, H2 के साथ क्या होंगे, हाफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो यही था, और उसके बाद थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसे हम लोग देख लेते हैं। जो CaSO4 को हम लोग यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, टॉयज बनाने के लिए। ठीक है, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।